सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हृदय से मैं स्वागत करता हूं परीक्षा कुल ऑनलाइन क्लासेज में, जो कि आपका ये 2025 का मॉडल पेपर 801 BO है, जिसमें से हमने एक इसके पहले वीडियो बना दिया है। आपको बहुविकल्पी प्रश्न हमने इसका वीडियो बना दिया है, जो कि आपको जाके पहले वो वाला वीडियो आपको देखना है, जो कि इसमें आपका इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। जिसमें से आपके हम इसमें वर्णात्मक प्रश्नों की बात करेंगे। इसमें से काहे कि वर्णात्मक प्रश्न से बात करेंगे, जो कि 50 नंबर में आते हैं। OMR सीट वाले क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी हो गए हैं। वर्णात्मक प्रश्नों की इसमें से बात करेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 21 में खंड बा वर्णात्मक प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश के आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी एक को आपको करना है, अथवा में आते हैं किसी एक को करना है। मैं आपको सभी बताते हुए सभी को बताऊंगा। कह रहा है, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा। आज तो तरुण है, वह वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखते उनके स्थान में तरुण का फिर दूसरा दल आ जाएगा, जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो इसमें से देखो क्या करना है। ये सबसे पहले उसमें कह रहा है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपको कैसे लिखना है? संदर्भ मैं अगर बता दूं, इसमें से आपको संदर्भ पहले आपको देखो संकेतांक डालना है। सबसे पहले आपको क्या डालना है? संकेत। जैसे देखो इसमें दिया गया है कॉपी में, संकेत आपको डाल लेना। यहाँ से जहां तक आप अंडरलाइनिंग की होती है, जैसे इसमें देखो अंडरलाइनिंग कहां से कहां तक की गई है। ये देखो आज तो, क्या है? आज तो ये आज तो, और कहां तक? स्वप्न देखेगा। यहां तक आपको संकेत कर लेना है। ये देखो संकेत आपका ऐसे पड़ेगा संकेत, और यहां तक क्या? स्वप्न देखेगा। संदर्भ आपको लिखना है। संदर्भ आपको क्या लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। और रेखांकित अंश की व्याख्या आपको हेडिंग डाल देना है, और आप अच्छे अपने शब्दों में आप व्याख्या कीजिए, जिसमें से आपको ये सब बताया गया है। अब आपको हम अथवा वाला प्रश्न की अगर बात करेंगे, इसमें से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या अतीत का स्मारक हो जाएगा। उसी पैराग्राफ से आपको ढूंढना होता है। इसमें से देखो क्या कहा गया है। नंबर खा अथवा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो कि चौसा के मुगल पठान के युद्ध में बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेरे बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख में सहभागिनी रही है। यानी यह यहाँ पे लिया ममता कहानी, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्या है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। उपयुक्त संदर्भ अगर लिखें तो ठीक है। अगर इसमें से रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो व्याख्या करते वक्त आपको यह लिखना है, उपर्युक्त पंक्तियों में श्री जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता एक विधवा युवती स्त्री थी, जिसमें से वो वृद्धा हो चुकी है। उसका कंकाल खांसी से गूंज रहा है। ममता बूढ़ी हो गई है। अब ममता का कंकाल खांसी से दुख, यानी खांसी से कंकाल हिल रहा है या गूंज रहा है। ममता की सेवा के लिए गांव की स्त्रियां उसको घेरे हुए बैठी हुई हैं, क्योंकि ममता बूढ़ी हो चुकी है। अब वह 70 वर्ष की हो चुकी है। तो ममता की सेवा के लिए गांव की स्त्रियां उसे घेरे हुए बैठी हुई हैं, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख में सहभागिनी रही है। यानी सबके सुख दुख, वही ममता जो वह युवती थी, वही ममता जो बूढ़ी हो गई है, जो सबके लिए करुणामय दुख और सुख में सभी के लिए साथ देती थी, वही सहभागिनी रही। अब वह ममता बूढ़ी हो गई है। ठीक, इसकी व्याख्या यह होगी। अगर बात करें से उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपको लिख लेना है। उपर्युक्त गद्यांश रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने बता दिया। चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो इसमें से देखो आपका
एक बात और ध्यान दें, कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो यहाँ से नहीं मिलते हैं, तो आपको पढ़ना होता है, इसीलिए कहा जाता है कि आप ध्यान से पढ़ें, प्रश्नोत्तर संख्याएं पढ़ें, यानी प्रश्न उत्तर सही से देखें और पढ़ें। तो इसमें से देखो किसके किसके बीच हुआ था, इतिहास का ये एक प्रश्न है, तो इसका उत्तर, यानी मैं अगर बात करूं हुमायूं, हुमायूं हुमायूं और शेरशाह, शेर शाह, शेर शाह के बीच हुआ था, बीच बीच युद्ध हुआ हुआ था। ठीक, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, यानी शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था। अगले अब देखो इस प्रश्न उत्तर संख्या 22 की बात करेंगे। पद्यांश, पद्यांश में से बात करेंगे, निम्नलिखित में से पद्यांश की अगर हम बात करें तो पद्यांश में क्या कह रहा है, मोर पखा सिर ऊपर ऊपर रखियों, गूंज की माल गरे पहरोंगी, ओहत ओढ़े पीताम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वार ग्वारन संग फिरौंगी, भावतो वही मेरो रसखानी हो, सो तेरे कहे सब स्वांग रचूंगी, वा मुरली मुरली धर अधरा न धरोंगी, अधरा न धरोंगी। ये कहाँ से लिया गया है, अगर बात करें तो देखो रसखान, रस सवैये से लिया गया है, क्या है, सवैया। ठीक, और इसके लेखक क्या है, रस खान, क्या है, रस खान, यानी कवि, यानी इसमें क्या लिखेंगे, कवि, क्या लिखेंगे, कवि इसमें लिखा जाएगा। ठीक, या रचयिता लिखा जाएगा। ठीक, यानी देखो इसकी व्याख्या बता रहे हम कैसे करेंगे, यानी व्याख्या में देखो अगर इसका आपका संदर्भ अगर लिखा जाएगा तो संदर्भ देखो कैसे लिखा जाएगा, मैं आपको संदर्भ बता रहा हूं, आपको ऐसे संकेतांक डालना है, ये संकेतांक जहां से जहां तक दिया गया है, देखो यहां से ये इसके दो तीन शब्द, यानी दो शब्द और लास्ट वाले के दो शब्द, ऐसे आपको संकेत डालना है। कॉपी ऐसे लिखी जाती है, कितनी शुद्ध राइटिंग और साफ राइटिंग में लिखी है। देखो ये ब्लैक पेन, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड, ये आपको काले पेन से दिखा देना है, काव्य खंड में संकलित सवैये नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके जिसके कवि या रचयिता, ठीक है, जिसके कवि रसखान, रसखानी या रसखान जी हैं। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या, व्याख्या में आपको बता रहा हूं। ठीक, व्याख्या में देखो क्या कहा गया है, एक सखी दूसरे सखी से, यानी ऐसे पर लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में रसखान जी कहते हैं कि, ठीक, प्रस्तुत यानी गद्यांश, अगर बात करें प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि, कह रही है कि मोर पखा सिर ऊपर, मोर पखा, मोर का पंख सिर के ऊपर, सिर के ऊपर ऊपर रखूंगी, यानी धारण करूंगी, मोर का पंख सिर के ऊपर धारण करूंगी, करूंगी, गूंज की माला, यानी गूंज की माला गरे पहरोंगी, इसका अर्थ ये होगा। ओढ़े पीताम्बर लय लकुटी, ओढ़े पीताम्बर लय लकुटी, ओढ़े ओढ़ते हुए पीताम्बर, लय लकुटी यानी लेते हुए लाठी, लाठी, बन बन यानी वन वन, गोधन वन गोधन, वन गोधन ग्वारन संग फिरौंगी, यानी वन जंगल, गोधन यानी गायों के संग, ग्वालों के संग जंगल जंगल फिरूंगी। ठीक, ऐसे होगा। भवतो 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 वही मेरो रसखानी, भवतो मतलब यानी क्योंकि मेरा श्री कृष्ण, वो मेरो, क्योंकि मेरा श्री कृष्ण मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे अच्छे मुझे अच्छा लगता है, इसलिए इसलिए सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, इसलिए तेरे कहने से, तेरे कहने मात्र से सब स्वांग, सब नाटक धारण करूंगी, सब नाटक करूंगी, या सब स्वांग करूंगी। ठीक, वा मुरली, वा मुरली, वा मुरली मुरलीधर अधरा न धरोंगी, कहने का अर्थ ये है, क्या कहने का अर्थ है, परंतु ये जो मुरली है, ये जो मुरली है श्री कृष्ण के होठों की रखी हुई, मैं यह मुरली धारण नहीं करूंगी, ये इसमें ये कहा गया, यानी एक सखी दूसरे सखी से कह रही है, वो अपनी नाटक कर रही हैं। ठीक, अब इसमें देखो व्याख्या बता दिया आपको, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ, संदर्भ लिखिए,
तो आपको संदर्भ लिख देना है। रेखांकित अंश की व्याख्या, इतने की आपको व्याख्या करनी है, जिसमें जिसमें आपको रेखांकित ये दिया गया है इतना, ठीक। रेखांकित अंश की व्याख्या, अब देखो क्या कहा गया है। तीसरे प्रश्न की बात करें, देखो 2 नंबर में ये आता है, 2 नंबर में ये आता है, 2 नंबर में ये आता है, 6 नंबर फिक्स है, ठीक। श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों ने श्री कृष्ण की किन किन लीलाओं का वर्णन किया है। तो किन किन लीलाओं का वर्णन किया है आपको लिख देना है यहाँ पे। देखो किसका किसका किया है। एक तो मोर, मोर का मोर का पंख, मोर का पंख धारण करूं कि मोर का पंख धारण किया। गूंज की माला, अभी अभी जो मैंने बताया, गूंज की माला गले में पहना और पीतांबर पीतांबर धारण किया। लाठी लेकर जंगल में गायों के संग गायों को चराने का कार्य किया और सब नाटक किया। ये सब आपको लिख देना, इस प्रश्न के उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक। इसी प्रकार से अगले वाले प्रश्न की अगर बात करें, अगले वाले प्रश्न की देखो बात करें तो यहाँ पे देखो क्या लिया गया। सुंदर बयन सुधारन सयानी है ये जानकी जानी भली तिरछे करी नैन, ये पढ़ा दिया गया। ये वहां से आपके इसके जब वहां से वन पथ पर श्री राम और लक्ष्मण सीता माता जब जाते हैं तब उसका ये वहां से लिया गया है। अब जो अगले वाले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे, अगले वाले प्रश्न में देखो क्या कहा गया है। प्रश्नोत्तर संख्या 23 में वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। देखो अब मैंने कहा था वाराणसी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। वाराणसी वाला पाठ के आप हर एक संस्कृत के आप अनुवाद जरूर पढ़ के जाएं, ठीक। मैं सभी विद्यार्थियों के लिए बात कर रहा हूं, जो कि आप सब चीजों को हर एक मॉडल पेपर, हम हर मॉडल पेपर लाते रहेंगे। आपको अगले वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, जिसमें से आपको देखो क्या कहा गया है। इसमें से प्रश्नोत्तर संख्या 24 की बात करते हैं। दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। चाहे आप इसका कीजिए और चाहे इसका कीजिए। 5 नंबर में आता है। कितने का आता है? 5 नंबर में। 5 नंबर में आपके दो नंबर आपके संदर्भ के, 3 नंबर आपको व्याख्या करने के, 3 नंबर आपके व्याख्या के। सर्वे भवति सुखना, चाहे ये वाला कर दीजिए चाहे ये वाला कर दीजिए, आपको हर एक व्याख्या करनी है, ठीक। इसी प्रकार जैसे इसमें कहा गया सर्वे भवति सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत, ये दिया गया है। कह रहा है इसका अर्थ सभी दुखी हों, सभी दुख के भागी ना हो, सभी रोग रहित हों, सर्वे भवत और सभी कल्याण को देखें और कोई भी दुख का भागी ना हो, इसका अर्थ ये होगा। अब देखो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 25 में सबसे बड़ा एक सवाल यह पूछा जाता है कई विद्यार्थियों का यह सवाल है कि यह पूछा गया कि आपके इसमें से करना कौन है, ये जितने खंड काव्य हैं ये कौन से करना है। मैं आपको बता दूं, आपके जिले के अनुसार ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा करना है। आपके जिले के अनुसार आपको ये बताया गया होगा, आपके सिलेबस में बताया गया होगा। जैसे यहाँ पे देखो हमारे यहाँ पे जिले में ये आएगा जय सुभाष का। अब इन दोनों प्रश्नों में आपको कोई एक करना है, या तो ये, क्योंकि 3 नंबर का आता है, चाहे आप ये कर लें और चाहे ये वाला और चाहे ये वाला, 3 नंबर का। अब मिलेंगे तीनों नंबर एक के करने, क्योंकि आपको एक ही करना है, ठीक। आपको चाहे ये वाला जय सुभाष और जो अपने जिले के अनुसार करना होता है, ठीक। समझ गए मेरी बात, मैं क्या करूं। अगले वाले प्रश्न की अगर बात करें तो प्रश्नोत्तर संख्या 26 की, प्रश्नोत्तर संख्या 26 कह रहा दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय उनकी 2 प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। देखो जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है मैं आपको बता दूं। जीवन परिचय हमेशा एग्जामिनर आपका लेख देखेंगे जीवन परिचय वगैरह में, ठीक। आपका जीवन परिचय जैसे देखो मैंने आपको बताया था जीवन परिचय कौन कौन से याद करके जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जयशंकर प्रसाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मोस्ट इंपॉर्टेंट आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कैसे जीवन परिचय आपको लिखना है, आपको बढ़िया इस तरह से जीवन परिचय लिखना फ्लो चार्ट में। देखो कैसे लिखा गया। प्रश्नोत्तर संख्या 26 का अगर आप का वाला कर रहे हैं तो आपको का खा गा का तीसरा वाला कर रहे हैं, ठीक। और संक्षिप्त परिचय। अब देखो यहाँ पे आप ये लिख दिया संक्षिप्त परिचय, ये तो ठीक है। नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संक्षिप्त जीवन परिचय, ऐसे लिखा जा सकता है। यहाँ पे आप अगर मैं यहाँ पे लिख दूं जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, यहाँ पे अगर लिखा जाए आचार्य
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संक्षिप्त परिचय, यह जीवन परिचय। ठीक, इस तरह आप काले स्केच से या आप काले पेन से आप दिखा देंगे, फिर बाद में आप फ्लो चार्ट लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, जैसे देखो फ्लो चार्ट आपको बीचों बीच बनाना है, बढ़िया अच्छे से देखो सब चीज दिया गया है, देखो कितना बढ़िया लिखा हुआ है। आपको इस तरह जीवन परिचय लिखा जाता है, फ्लो चार्ट में सब कुछ दिखा देना होता है इस तरह। अब देखो जीवन परिचय कैसे हेडिंग डाल के लिखते हैं, बढ़िया इस तरह से आपको जीवन परिचय लिखना है, इस तरह से आपको पूर्ण रूप से। अब जैसे यहाँ बीच बीच में कटिंग करते हैं, कटिंग नहीं करनी है। ठीक, और जो आपको मेन सन और ये जिले का नाम, पिता का नाम आपको काले पेन से दिखा देना है, इस तरह से जीवन परिचय लिखा जाएगा। अब रचनाएं कम से कम 5 से तो ज्यादा होनी चाहिए। ठीक, रचनाएं कम नहीं लिखनी है, इस तरह से जीवन परिचय लिखा जाता है। कोई एक करना होता है, 3 में से कोई एक करना होता है, जिसमें से हम देखो 27 में। अब देखो इसमें से ये तो हो गए गद्यांश के यानी लेखक के जीवन परिचय। अब कवि के जीवन परिचय आते हैं, यानी रचयिता यानी कवि के, तो तुलसीदास, बिहारी, सुमित्रानंद पंत। ठीक है, एक सूरदास का याद कर लीजिएगा, सूरदास का आएगा। रस खान का जीवन परिचय याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय बता रहे हैं, तुलसीदास, बिहारी, रस खान, ठीक, और सूरदास। और एक महिला का जीवन परिचय जरूर याद करके जाएं। अब देखो 27वें नंबर प्रश्न की अगर बात करें, देखो अगर उसका कवि का जीवन परिचय अगर मैं आपको दिखा दूं, तुलसीदास का, देखो कैसे लिखना है। इस तरह से आपको फ्लो चार्ट में आप जब लिखेंगे तो आपको फुल के फुल 5 नंबर फिक्स मिलेंगे। आपको क्या मिलेंगे? 5 नंबर यहां से आपको बिल्कुल फिक्स रूप से आपके 5 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। ठीक, आपको फुल आपको 5 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। जैसे देखो ये कितना बढ़िया लिखा हुआ है, इस तरह से बढ़िया आपको जीवन परिचय एकदम अच्छे से लिखना है ताकि बिल्कुल क्लियर लगे। ठीक, अगले वाले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे, 27वें प्रश्न की अगर बात करें, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई दो लाइन का श्लोक लिखिए जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हुआ हो। ठीक, अब देखो आपको श्लोक 3 याद करने हैं, 3 में से आपको कोई अगर मान लो प्रश्न पत्र में आ गया तो आपको 2 तो मिल ही जाएंगे जो आपको याद करने हैं, तो उसमें से प्रश्न पत्र में नहीं आया होगा। अब देखो 28वें प्रश्न में क्या कह रहा है, अपने क्षेत्र में नाली तथा सड़कों आदि समुचित सफाई न होने पर स्वास्थ्य अधिकारी का एक शिकायत पत्र लिखिए। शिकायत पत्र लिखना है, शिकायत पत्र मैंने आपको लिखाया है। ठीक, अब इसमें से देखो बताया जाएगा, देखो इसमें से अपने प्रधानाचार्य यानी अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य वैवाहिक कार्यक्रम सम्मिलित होने हेतु 5 दिन के लिए अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। किसको? प्रधानाचार्य महोदय जी को। ठीक, अगले देखो इसमें बात करेंगे 29वें नंबर प्रश्न की बात करें, निम्न लिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने हैं। आपको 5 आएंगे, 2 ठो आपको करने हैं, 2 के आपके नंबर मिलेंगे। अगर आप 5 के 5 कर देंगे तो आपके नंबर सिर्फ 2 ही मिलेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो आपको 2 ही करना है। ठीक है, समझ गए मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगले वाले अगर प्रश्न की बात करें, प्रश्नोत्तर संख्या 30 की बात करें, देखो 30 प्रश्न आपके वर्णात्मक आएंगे, ये बात को ध्यान दीजिएगा। अब 20 आपके ओएमआर शीट पर आएंगे। ठीक, मैं क्या कह रहा हूं, देखिए निबंध आपको 7 नंबर का आता है, निबंध आपका 7 नंबर का आता है, और आपको निबंध आपको लास्ट में करना है, परंतु निबंध 3 पेज से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए? 3 पेज से कम नहीं होना चाहिए, 3 पेज से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, समझ गए मेरी बात, 3 पेज से ज्यादा चलेगा परंतु कम नहीं होना चाहिए। तो देखो पर्यावरण वाला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी निबंध है, विज्ञान के वरदान मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, और आपका स्वच्छता वाला पढ़ लीजिएगा ग्राम के, और एक ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, ये भी अच्छा निबंध आता है। और एक कंप्यूटर का याद करके जाना, विज्ञान के वरदान, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, ये निबंध जरूर पढ़ के, मान लो अगर कोई अगर निबंध नहीं आपको मान लो ये नहीं फंसे जो हमने बताए, तो आप क्या करेंगे? तो आपको क्या करना है, आपको निबंध में आपको यह एक बात ध्यान देना है, निबंध जब नहीं आ रहा होता है तो आपको रूपरेखा हेडिंग बना लेनी है
और आप अपने हिसाब से आप लिखिएगा तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, उतने ही मिलेंगे जितने आप, अगर 7 नंबर का है तो 6 नंबर आपको या 5 नंबर आपको बिल्कुल क्लियर दे के जाएगा, अगर आपको निबंध नहीं आते हैं तो। ठीक, तो मैं आपको देखो बता रहा हूँ निबंध आपको कैसे लिखा जाता है। निबंध, ये बात को ध्यान देना। आपको पहले निबंध में आपको रूपरेखा अच्छे से बना लेना है। देखो कैसे लिखा जाता है निबंध। देखिए निबंध कैसे लिखा जाता है। देखो लिखा है प्रश्नोत्तर संख्या 30, निबंध विज्ञान का वरदान या अभिशाप। रूपरेखा आपको इस तरह बढ़िया अच्छे से लिखना है। रूपरेखा: प्रस्तावना, विज्ञान के चमत्कार, बिजली, सहायता, शिक्षा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, यहाँ पे ये चिकित्सा क्षेत्र, उपसंहार, विज्ञान के वरदान। विज्ञान, विज्ञान मतलब विज्ञान ही तो है सब चल रहा है। जो आप फोन देख रहे हैं, फोन पे वीडियो देख रहे हैं, ये विज्ञान ही तो है सब। विज्ञान का ही चमत्कार तो है ये हो रहा। तब तो आप देख पा रहे हैं, हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं, ये सब विज्ञान ही तो है। ठीक, तो आपको ऐसे लिख लेना। फिर बाद में देखो आपको ये आपको इस तरह से आपको लिखना है। जैसे ये देखो आपको ऐसे प्रस्तावना, इस तरह से पूर्ण रूप से आपको हेडिंग डालनी है और आपको अच्छे से लिखना है। ठीक, ये बात को ध्यान दीजिए। अब 3 पेज से कम नहीं होना चाहिए। तो मैं कहता हूं सभी विद्यार्थियों को, आप जो बचे हुए दिन हैं आप पूर्ण रूप से आप पढ़िए और सबसे ज्यादा आपको अपने हेल्थ पर ध्यान देना है। आप लोगों को क्या करना है, दिन में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप खूब पढ़िए, परंतु रात में ज्यादा देर तक नहीं पढ़िए। 9-10 बजे आराम से 10 बजे तक हर हाल में सो जाइए, भरपूर नींद लीजिए और नींद के बाद फिर आप दिन में जितना हो सके आप पढ़िए, रात में आप मत पढ़िए। नहीं, अगर आप रात में नींद नहीं लेंगे तो आपको तबीयत खराब हो जाएगी। आपकी तबीयत जहां खराब तो आपके सब पेपर खराब हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं आप दिन में खूब पढ़िए, आप दिन में जितना हो सके। और मैं सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इसी तरह के मॉडल पेपर फिर मैं अगला लेके आ रहा हूं जो